यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। के पास ऐसा कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, तो आप भी छोड़ दीजिए। वहां बराबरी नहीं चाहिए। आप सोचिए, मोदी विरोध में मुस्लिम वोट बैंक को इन कैश कराने के चक्कर में असदुद्दीन ओवैसी और इमरान मसूद जैसे नेता कैसे मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे मोदी सरकार ने तो बिना किसी चर्चा के मुसलमानों पर बिल थोप दिया, जबकि सच इसके उलट है। एक कानून को बनाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे फॉलो किया गया। पहले इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया, फिर खुद सरकार ने इस बिल को बेहतर बनाने के लिए इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजा। जेपीसी में असदुद्दीन ओवैसी भी थे और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी थे। लेकिन आज यही नेता बिल के विरोध में ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे सरकार ने बिना किसी को बताए चुपचाप बिल पास करा लिया। जेपीसी में शामिल सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुनिए। आरएसएस ने सैकड़ों साल से जिनको दबाकर कुचल कर रखा है और अब वो संविधान को कुचलना चाहते हैं, बिल्डोज करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था साफ साफ कह दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरह से मजाक किया जा रहा है कि उनके मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है, ये बीजेपी वो पार्टी है जो एक मुसलमान को सारे मुल्क में एक सीट लोकसभा की नहीं दे सकती, वो वक्त की रक्षा क्या करेगी। अब यह भी समझिए कि जेपीसी ने इस बिल में संशोधन को फाइनल करने से पहले कैसे मैराथन एक्सरसाइज हुई थी। लगभग हर पक्ष से इस पर बात की गई। बिल को लेकर 97 लाख सुझाव मिले। बिल पर गहन चर्चा के लिए जेपीसी की 36 मीटिंग्स हुई। इन मीटिंग में अलग अलग पक्षों की राय ली गई, जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों से राय ली गई, जिसमें अल्पसंख्यक कानून मंत्रालय के अलावा 15 राज्य सरकारों से बात हुई। 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड को भी सुना गया। 5 अल्पसंख्यक आयोग को सुना गया। इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर्स से राय ली गई। अलग अलग राज्यों में बार एसोसिएशन को सुना गया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर किसी की राय छूट ना जाए, इसके लिए जेपीसी के सदस्यों ने मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई से लेकर पटना, कोलकाता, लखनऊ अलग अलग शहरों में विजिट किया। और यह सब किसी जल्दबाजी में नहीं किया गया। 8 अगस्त 2024 में जेपीसी का गठन हुआ था और उसने 5 महीने के बाद 30 जनवरी को रिपोर्ट सौंपी। जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी नेता जगदंबिका पाल खुद बता रहे हैं कि जेपीसी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी राय सुनी थी। उनकी राय को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। सुनिए एक बार। जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस अमेंडमेंट के बाद उस पूरी कमेटी के सामने बुलाया था और कमेटी के सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपनी बातें रखी थी उसको हमने संज्ञान लिया था। केवल संज्ञान भी नहीं लिया था हमने, बल्कि उसको अपनी रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाया है। वक्फ संशोधन बिल पर कोई पक्ष ना छूट जाए, इसके लिए मोदी सरकार ने उन लोगों से भी बात की जो हमेशा विवादों में रहते हैं, जिनसे मोदी सरकार कभी बातचीत करने के पक्ष में नहीं रहती। वैसे तो इसी साल जनवरी में अलगाववादी समूह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रमुख मीर वाइज फारूक दिल्ली आए थे। मीर वाइज को भी यह मौका दिया गया कि भाई वक्फ संशोधन बिल पर कुछ बात रखनी है तो रख दो। इस बैठक में मीर वाइज ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में भारतीय संविधान का हवाला दिया। सोचिए, वो लोग हैं जो पाकिस्तान से प्रेम के चक्कर में कभी हिंदुस्तान को कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते थे। वो लोग वक्फ बिल पर संविधान की दुहाई दे रहे हैं और मोदी सरकार ने ऐसी आवाजों को भी सुन लिया कि लाओ तुम भी सुना ही तो क्या कहना। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सड़क पर ऐसे लड़ाई लड़ी जा रही है जैसे ये बिल पास हो गया, मतलब या तो पास हो गया और पास हो गया तो पता नहीं क्या कयामत आ जाएगी। अभी तो जेपीसी की रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाएगा। विपक्ष चाहे तो सड़क को छोड़कर संसद में असली लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि अभी जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश होगी। बिल को लेकर जेपीसी में जो संशोधन पास हुए हैं वो सदन में रखे जाएंगे। सांसद चाहें तो संशोधन पर फिर से चर्चा कर सकते हैं। विपक्ष चाहे तो बिल में अलग से फिर संशोधन ला सकता है। विपक्ष चाहे तो संख्या बल के दम पर अपने संशोधन को पास करा सकता है। इतना ही नहीं, संख्या बल के दम पर बिल को गिरा भी सकता है। यानी अभी विपक्ष के पास वक्फ संशोधन बिल में अपने मुताबिक बदलाव करने का मौका है। भाई अपना संख्या बल बनाइए, कर दीजिए, गिरा दीजिए।
वक्फ बिल को लेकर इंडी गठबंधन में मतभेद भी दिख रहा है। इंडी गठबंधन में शामिल कुछ पार्टियां कह रही हैं कि बिल पर संसद में चर्चा करेंगे। एक बार उन लोगों को भी सुनिए। देखिए, वक्फ बिल जो है जब तक वो पार्लियामेंट में पेश नहीं होता है तब तक मैं मानती हूं कि सभी को अपनी टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा, या अभी तक टेबल नहीं हुआ है, और जिस तरीके की पूरी राजनीति उसके इर्द गिर्द हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्या करते हैं वो उनका सिद्धांत है। वक्फ बिल के बारे में जो ज्वाइंट कमेटी था वो रिपोर्ट सबमिट किया, पार्लियामेंट में उसका चर्चा होगा, हम देखेंगे। यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और ममता बनर्जी की पार्टी कह रहे हैं कि हम देखेंगे संसद में, वो सड़क पर उतरने की बात नहीं कर रहे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सबसे ज्यादा विरोध इस बात का हो रहा है कि वक्फ के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम की एंट्री कराई जा रही है। ऐसे माहौल बनाया जा रहा है कि अब गैर मुस्लिम ही पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट संभालेगा। अच्छा, जब अखिलेश यादव के जमाने में गैर हिंदू जो है वो महाकुंभ का आयोजन देख रहा था तब किसी को दिक्कत नहीं, तब वो भाई धार्मिक सौहार्द की बात कि भाई एक मुसलमान को महाकुंभ का आयोजन का कार्यक्रम जो है देखने के लिए दिया था अखिलेश यादव। और अब जो है वो वक्फ बोर्ड की बारी है तो वहां कोई गैर मुसलमान नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा है नहीं। वक्फ संशोधन बिल 2024 के मुताबिक पहले यह प्रावधान था कि बोर्ड में मुस्लिम सांसद होगा, अब प्रावधान है कि एक सांसद होगा जो गैर मुस्लिम भी हो सकता है। पहले मुस्लिम एमएलए एमएलसी की बात थी, अब एक एमएलए है जो किसी भी धर्म का हो सकता है। पहले वक्फ के मैनेजमेंट में कोई प्रोफेशनल नहीं था, अब 2 प्रोफेशनल्स को जगह दी जाएगी जो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। इतना ही नहीं, बोर्ड में राज्य सरकार का भी एक अधिकारी होगा और बार काउंसिल का भी एक मेंबर बोर्ड में होगा। तो यह कहना कि राज्यों का कोई दखल ही नहीं होगा, ऐसा भी नहीं। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपको वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं देखना है, कागजात देखने हैं, कुछ चीजें देखनी है, तो ये क्या मुसलमान को ही समझ में आएगा कि कागज है कि नहीं है? हिंदू सिख ईसाई को समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा एक मुतवल्ली का है मामला, जो मुस्लिम ही होगा। एक पद स्कॉलर का है जो मुस्लिम स्कॉलर होगा। 2 सदस्य स्थानीय निकाय के होंगे जो मुसलमान ही होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मुसलमानों को आउट कर दिया गया। आप यह भी समझिए कि बिल में नॉन मुस्लिम को सेलेक्ट का प्रावधान है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि नॉन मुस्लिम को ही चुना भी जाए। आप यह भी देखिए कि वक्फ बिल में संशोधन की मांग आज से नहीं हो रही, बल्कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के वक्त से ही यह मांग उठ रही है। मुसलमानों की स्थिति जानने के लिए साल 2005 में एक सच्चर कमेटी बनी थी। आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, सच्चर कमेटी। इस सच्चर कमेटी ने खुद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट को लेकर जो सिफारिश की थी, उसके मुताबिक संपत्ति की देखरेख करने वाले मुतवल्ली के कामकाज के लिए नियम तय होने चाहिए। यह सिफारिश भी की गई थी कि नॉन मुस्लिम टेक्निकल एक्सपर्ट की भी नियुक्ति हो। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी शामिल करने की सिफारिश थी। साथ ही ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर को भी बोर्ड में शामिल होने की बात कही गई। यानी जो सच्चर कमेटी ने कहा वो मनमोहन सिंह की सरकार तो नहीं कर पाई, लेकिन आज नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं जो सच्चर कमेटी ने कहा था कि ये मुसलमानों के हक में है, भाई ये कर दो। और उस पर तमाशा हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ही वक्फ बोर्ड के मुंह पर असीमित पावर वाला, एक तरीके से कहिए, चस्का लगा दिया। आपको यह जानना चाहिए कि सारे बवाल की बुनियाद कांग्रेस की तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है। उसने जिस तरह से अपने राज्य में बार बार अनाप शनाप अधिकार देने का काम किया, आज उसी का नतीजा है कि मोदी सरकार वक्फ कानून लाकर सच्चर कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उनको लागू कर रही है, रेगुलराइज कर रही है इसको, तो मुसलमानों को भी पसंद नहीं आ रहा। भाई, आजादी के बाद पहली बार 1954 में वक्फ कानून को मजबूती दी गई। उससे पहले वक्फ एक्ट 1923 वाला चलता था, जिसमें इतनी पावर नहीं थी। 1964 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत केंद्रीय वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। 1995 में संशोधन करके नया वक्फ एक्ट लागू किया गया। वक्फ की संपत्तियों की निगरानी के लिए राज्यों में भी वक्फ बोर्ड बना दिया गया 95, तब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। 95 के एक्ट में गजब की असीमित शक्ति वक्फ एक्ट में जोड़ दी गई। धारा 3 के तहत अगर वक्फ सोचता है कि जमीन किसी मुसलमान की है तो वो संपत्ति वक्फ की हो जाती है, और इस बारे में वक्फ को कोई सबूत देने की भी जरूरत नहीं है, ऐसी पावर दे दी गई। फिर 2013 में एक बार फिर से वक्फ एक्ट में संशोधन किया गया। मतलब जाते जाते मनमोहन सरकार ने किया। वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को और अधिक अधिकार देके गई मनमोहन सरकार। तो जो सच्चर कमेटी कह रही थी वो मोदी कर रहे हैं, और कांग्रेस जो है ये लो ना भाई, ये भी ले लो, ये भी ले लो, बस वोट दे दो वाला हिसाब चला। तो अब वही चीजें जो है वो रायता फैल गया। लोगों को लग रहा है हमसे अधिकार छीना। कोई अधिकार नहीं छीना जा रहा, कोई वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हो रहा है। कायदे से तो सेक्युलरिज्म इस देश में है, तो वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है।
वक्फ बिल को लेकर ठीक वैसे ही भ्रम की राजनीति हो रही है जैसे सीए एनआरसी के वक्त हो रही है। सीए एनआरसी के वक्त मुसलमानों को यह कहकर भ्रमित किया गया कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अब वक्फ संशोधन बिल के विरोध में कहा जा रहा है कि मोदी सरकार मुसलमानों की दरगाह, कब्रिस्तान सब छीन लेगी। इस भ्रम की राजनीति पर ही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, कोई किसी की जमीन नहीं छीन सकता। सुनिए एक बार। हिंदुस्तान जो है ये कानून से चलता है, संविधान से चलता है। कोई किसी का जमीन छीन सकते हैं क्या? एक एक हिंदुस्तानी का अपना हक है, उसका हक को कोई कैसे छीन सकते हैं? ये सोचना ही कितना गलत बात है कि किसी मुसलमानों का जमीन, कब्रिस्तान छीनेंगे। कौन बोलते हैं? ये लाउड स्पीकर लगा करके, इसको बजा करके, ये गलियों में गुम करके इस तरह का बातें करना, ये तो ठीक नहीं है। भाई एक बात क्लियर है, नेता तो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो मौलाना मौलवी हैं वो अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं। जो आम मुसलमान है उसको सोचना चाहिए बॉस, वक्फ की संपत्ति में आपका क्या हिस्सा है बताइए जरा। आपके पास कौन सी संपत्ति है? आप अपना फ्लैट खरीद पा रहे हैं कि नहीं खरीद पा रहे हैं? आप अपना घर बना पा रहे हैं कि नहीं? आप वो कर ही नहीं पा रहे। आपसे कहा जा रहा है कि वक्फ की संपत्ति के लिए जमीन सड़क पे उतर जाओ। किस बात के लिए भाई? आपका क्या लेना देना है उससे? कई मुसलमानों की तो संपत्ति छीन ली गई है इस वक्फ के जरिए। और इसीलिए आप देखिए जो लोग वहां आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर को पता ही नहीं प्रोटेस्ट किस बात का कर रहे हैं। आप देखिए रियलिटी चेक एक और देखिए वहां की भीड़ का। ये के देंगे भाई हमारे